जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द आसाम प्रहरी ऑफ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के अगस्त 17 आसाम प्रहरी में हम लोग लास्ट वीक अगस्त 11 से अगस्त 16 तक के इन 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक थोड़ा सा चेंज आज के आसाम प्रहरी सेशन में ये है कि आज मैंने बस 3 टॉपिक लिए हैं एंड द रीज़न इज माई टूथेक। दांत में दर्द हो रहा है जिससे बोलने में थोड़ी इनकन्वीनियंस हो रही है। दैट्स वाई मैं आपके साथ स्मार्ट बोर्ड पर आकर रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है और टॉपिक्स भी मुझे थोड़े रिड्यूस करने पड़े हैं। तो मैं इसे ना पार्ट 1 के रूप में आपका आसाम प्रहरी मिस नहीं हो, जो भी हमारे सिंसियर एस्पिरेंट संडे को वेट करते हैं कि ये इन डेप्थ एनालिसिस आप तक पहुँचे, तो वो आपका मिस नहीं हो, इसलिए ये 3 टॉपिक मैं आज डिस्कस कर देता हूँ। और इस वीक में आई विल ट्राई कि डेंटिस्ट के दरबार में जो मुझे एक हाजिरी लगानी है वो हाजिरी जल्द ख़त्म हो जाए, तो मैं पार्ट 2 वीक के बीच में आपके लिए रिकॉर्ड करके अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, सो आज के जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स होंगे ईवी एडॉप्शन इन आसाम, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का आसाम में एडॉप्शन, इससे रिलेटेड क्या क्या अपडेट्स हैं आसाम में, क्या चैलेंजेज हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके मेंस के लिए जीएस पेपर 3 एंड 5 में इंपॉर्टेंट होगा और प्रीलिम्स में आपके जीएस पेपर 1 में काम आएगा। देन टैरिफ्स, ट्रेड वॉर्स एंड आसाम। अभी हम देख रहे हैं कि यूएसए के साथ इंडिया के जो इकोनॉमिक रिलेशंस है वो कुछ उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप अंकल हैं वो अंकल अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश, जैसा अमेरिका ने कई बार दिखाने की कोशिश की है, वो टैरिफ मेजर्स के थ्रू इंडिया के ऊपर कई टैरिफ लगाकर अभी अराउंड 50% टैरिफ इन फ्यू प्रोडक्ट्स लगाने से इंडिया के ऊपर, इंडिया का जो ट्रेड है अमेरिका के साथ वो हो सकता है इम्पैक्ट होगा। आसाम का उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या चैलेंजेज होंगे आसाम की इकोनॉमी के लिए और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे, आसाम स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे। एंड द थर्ड टॉपिक फॉर टुडे वुड बी रोल ऑफ डिब्रूगढ़ आसाम इन शेपिंग जर्नलिज्म इन आसाम, कि डिब्रूगढ़ का आसाम में जर्नलिज्म को शेप करने में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ जर्नलिज्म इन आसाम, जब गुवाहाटी धीरे धीरे डेवलप हो रहा था जर्नलिज्म के सेंटर के रूप में, उससे कई पहले डिब्रूगढ़ और शिवसागर ने जर्नलिज्म के क्षेत्र में आसाम को एक नई दिशा, एक नया डायरेक्शन दिखाया। सो दैट वी विल डिस्कस इन टॉपिक, क्या कंट्रीब्यूशन रहा, किस तरह से कल्चर को प्रिजर्व करने में, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग में, है ना, कम्युनिटी इश्यूज को रिप्रेजेंट करने में जर्नलिज्म का क्या इशू रहा है, ये डिस्कस करेंगे। एंड देन आपके लिए मेंस और प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन अटैच रहेंगे। ओके चलिए, सो हम पहले टॉपिक पे जाने से पहले अब हम रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन की बात कर दूं मैं। तो रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन जो स्टूडेंट्स सिंसियरली अटेंड कर रहे हैं पहले से, उन्हें मालूम है रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शंस। न्यू एस्पिरेंट के लिए मैं बता दूं कि ये सेशन आपके रीडिंग हैबिट को बढ़ाने के लिए मैंने इंट्रोड्यूस करा है, कि आपको यहाँ पे मैं 2 आर्टिकल दे रहा हूँ न्यूज़पेपर के, डिफरेंट लीडिंग न्यूज़पेपर के। आपको इन आर्टिकल्स को पढ़ना है, आप चाहे तो इससे नोट्स बनाकर अपनी कॉपी में रख सकते हैं। ये रीड एंड रिफ्लेक्ट क्या होगा कि वंस यू वुड रीड गुड कंटेंट देन यू कैन रिफ्लेक्ट इट इन योर आंसर्स। आप अपने एसे के आंसर्स लिखने में, या फिर अपने बाकी जनरल स्टडीज के आंसर्स लिखने में, या इंटरव्यू में अपने आंसर्स प्रिपेयर करने के लिए आप खुद को अच्छा कंटेंट रीड करके डेवलप कर सकते हैं। सो पहला आज जो मैंने चूज किया है वो इंस्टीड ऑफ अल्फा मेल्स बी लाइक फीमेल गोरिल्लाज। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इवन आर्टिकल का हेडिंग भी देखो कितना यूनिक है। इंडियन एक्सप्रेस अगस्त 8 का एडिशन है ये। अल्फा मेल, ये चर्चा अभी कुछ महीनों पहले या लगभग 1 साल पहले एक मूवी आई थी एनिमल नाम की, जिसमें सो कॉल्ड अल्फा मेल, सो कॉल्ड है ना, क्योंकि जिस तरह से उसमें अल्फा मेल के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया गया, बिल्कुल वो अल्फा मेल नहीं होता है ना। ये कोई भी अल्फा बीटा गामा मेल का जो क्लासिफिकेशन है विच इज़ सोन इन सम मूवीज, और कुछ लोगों ने इसको बाद में सपोर्ट किया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मर्द अल्फा मेल वो होता है जिसकी मौजूदगी में एक औरत को सुरक्षा का, अपने सम्मान का एहसास हो, ना कि वो खुद को कमतर फील करे। तो एक लंबा डिबेट है, इसको लेकर ये आर्टिकल भी अच्छा लिखा गया था, इसे पढ़िए, आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा थॉट्स डेवलप करने के लिए। देन द सेकेंड इज, शुड HIV एड्स टेस्टिंग बी मेड मैंडेटरी बिफोर मैरिज। अब HIV एड्स टेस्टिंग जो है, जैसे गोवा की हम बात करें तो गोवा एक स्टेट इंडिया का, यहाँ पर ना HIV एड्स टेस्टिंग मैंडेटरी की गई है मैरिज को लेकर, और कई इंडियन स्टेट्स में ये बात हो रही है कि मैरिज से पहले क्या HIV एड्स टेस्टिंग मैंडेटरी होनी चाहिए कि नहीं। द हिंदू ने बड़े बखूबी से इसको अगस्त 15 के अपने एडिशन में कवर किया था, तो आप इसको
पढ़िएगा इन दोनों आर्टिकल्स को। HIV एड्स मैंडेटरी होना एक तरह से ऑब्वियसली हेल्थ को लेकर, न्यूली वेड जो कपल्स हैं उनके हेल्थ को लेकर, आगे उनकी फैमिली की जो शुरुआत होगी उसको लेकर एक अच्छा पहल हो सकता है, लेकिन इसमें प्राइवेसी के कई कंसर्न्स हैं, कई राइट्स इन्फ्रिंज होने की बात हो सकती है। सो इसके दोनों एस्पेक्ट्स हमें देखने हैं, इसके प्रॉस भी कॉन्स भी, ताकि हम एक बैलेंस्ड व्यू डेवलप कर सकें। और ये रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन इसी चीज़ के लिए मैंने बनाया है आपके लिए। सो रीड दीज 2 आर्टिकल्स। ओके, अब हम आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करें तो फर्स्ट टॉपिक आज का है ईवी एडॉप्शन इन आसाम। ईवी एडॉप्शन इन आसाम की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल या ई व्हीकल, ये व्हीकल की डिमांड आजकल हम अपने आसपास देख सकते हैं। इवन गवर्नमेंट दे आर ऑल्सो पुशिंग, गवर्नमेंट भी लोगों को पुश कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है एक तरह से कि हम ई व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करें। उसके पीछे कई आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं कि ई व्हीकल्स आर इको फ्रेंडली होते हैं क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्टली फॉसिल फ्यूल्स बर्न नहीं करते हैं। हालांकि उसका एक दूसरा पहलू ये है कि जब ई व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं हम इंडिया में सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट से ही लाते हैं। सो कई इसके पहलू हैं, हम इसको आसाम स्पेसिफिक करके भी देखेंगे। ठीक है, आइए पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें। तो इंट्रोडक्शन, ये देखो जो इंट्रोडक्शन इस तरह से मैं कट करके तुम्हारे लिए लिखता हूँ सो दैट जब आप मेंस के आंसर लिखो, इस टॉपिक के बाद मेंस का आंसर एसोसिएट होगा ही, तो आप इंट्रोडक्शन इस कीवर्ड को आंसर में नहीं मेंशन करना है, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया है। आप अपने आंसर की शुरुआत इस तरह से कर सकते हो, थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग, नेवर आई हैव सेड, हम में से किसी ने आपको नहीं कहा कि आप रटो, बस हिंट देने के लिए ऐसा है कि आप ऐसा लिख सकते हो दैट ट्रांजिशन टू द ई व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल इज क्रूशियल फॉर मीटिंग एनवायरमेंटल टारगेट्स एज वेल एज इंप्रूविंग द अर्बन एयर क्वालिटी। क्योंकि अर्बन एयर क्वालिटी एक बड़ा इशू है गुवाहाटी जैसे सिटी में, या इंडिया के बड़े सिटीज़ में, चाहे हम दिल्ली की बात करें, पटना, मुंबई, बेंगलुरु की बात करें, चेन्नई की बात करें, ये जो बड़ी सिटीज़ है ना, यहाँ पे अर्बन एयर क्वालिटी एक बड़ा कंसर्न है। द पॉपुलेशन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, और इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी में, इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बर्डन में अगर एयर क्वालिटी सही नहीं हो तो ये आगे जाकर हमारा जो ह्यूमन पावर है उस ह्यूमन पावर को कॉम्प्रोमाइज करेगा। दैट्स वाई ई व्हीकल इन सब चीज़ों में काफ़ी एक बढ़िया सॉल्यूशन हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट की हम बात करेंगे, क्यों आज डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आसाम ट्रिब्यून में भी एक बढ़िया आर्टिकल इस पर छपा, और नीति आयोग की रिपोर्ट भी, इसको भी मैंने पहले प्री सिक्योर में आपके लिए डिस्कस करा है, और डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में भी प्रशांत सर ने ये डिस्कस करा है आपके साथ। अगेन हम इसको रेफर कर रहे हैं कि किस तरह से ईबी पॉलिसी 2021, वी विल डिस्कस इट। आसाम की हम ईबी पॉलिसी 2021 की बात करेंगे, और साथ ही साथ आसाम के रैंक की बात करें तो नीति आयोग ने जो अभी ई मोबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश किया है, ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। तो नीति आयोग की ई मोबिलिटी रिपोर्ट में आसाम का पोजीशन कितना है, 27th आउट ऑफ 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज इन इंडिया, कि आसाम 27th पोजीशन होल्ड करता है आउट ऑफ 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज। अब हम इसको लेकर आसाम में ईवी एडॉप्शन या ईवी का क्या स्टेटस है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले सिग्निफिकेंसेस डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर सिग्निफिकेंसेस वी विल सी द चैलेंजेज, हम चैलेंजेज की भी बात करेंगे और फिर क्या वे फॉरवर्ड होता है वो भी। तो सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सबसे पहला सिग्निफिकेंस, सबसे पहला इंपॉर्टेंस होता है एनवायरमेंटल गेन्स, कि जैसे मैंने तुम्हें शुरू में ही इंट्रोडक्शन में बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब भी अडॉप्ट करने की बात होती है तो उसके लिए सबसे पहला प्लस पॉइंट गिनाया जाता है कि CO2 एमिशन कम होगा, बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स जो है, जैसे हम डीजल या पेट्रोल व्हीकल्स की बात करें तो वहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं जिससे कार्बन एमिशन डायरेक्ट होता है, यहाँ पे वो डायरेक्ट नहीं होगा। दैट्स वाई 92% ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर इमिशन जो है ना वो कंट्रोल हो सकता है रोड ट्रांसपोर्ट्स का। और जब हम कार्बन इमिशन की बात करें तो कार्बन इमिशन से अलावा बाकी PM 2.5, नाइट्रस ऑक्साइड्स और बाकी कई पॉल्यूटेंट्स हैं, हम इनके एमिशन को कंट्रोल कर सकेंगे, स्पेशली डीजल पावर्ड व्हीकल। रिसेंटली आपने दिल्ली में भी ये डिसीजन देखा, उस डिसीजन को दिल्ली के सरकार ने वापस लिया कि पुराने जो डीजल पावर्ड व्हीकल्स थे, डीजल से चलने वाले व्हीकल्स या इवन पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स को भी बंद करने का डिसीजन लिया गया था। विंटर सीजन्स में हम दिल्ली में देखते हैं, दिल्ली NCR के रीजन में, कि डीजल से चलने वाले व्हीकल्स बैन कर दिए जाते हैं। तो अगर हम ई व्हीकल से अडॉप्ट करें तो नॉट ओनली फॉर गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, आसाम, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ जैसे सिटीज़ के लिए आसाम के, बल्कि बाकी इंडियन सिटीज़ के लिए भी एक अच्छा वायबल सॉल्यूशन हो सकता है।
देन इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन पर आते हैं। तो ईवी रिलेटेड इंडस्ट्री जो है ना, इसमें चाहे असेंबली की बात करें, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, बैटरी सर्विसिंग हो, इन सब से ना लोकल लेवल पे और नेशनल लेवल पे नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी। सो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकेगा। एक बढ़िया एग्जांपल जो तुम अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो, दैट इफ वी सेट अप ईवी असेंबली यूनिट्स इन बामुनी मैदान और अमीनगांव रीजन्स ऑफ गुवाहाटी, कामरूप सिटी एंड इन अदर, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स का भी एग्जांपल दे सकते हैं आसाम का, कि अगर हम बाकी रीजन्स में इस तरह से ईवी असेंबली यूनिट सेटअप करें, हम चार्जिंग फैसिलिटी सेटअप करें गुवाहाटी में अलग अलग प्लेसेस पे, जो जैसे जीएस रोड में एक सेटअप कर दें, एक हम जू रोड में सेटअप कर दें, खानापारा के साइड सेटअप करें, तो इससे ना लोकल लेवल पे, एकदम लोकल लेवल पर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकेगा। टूरिज्म के लिए बात करते हैं। आसाम टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है, ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि वर्ल्ड लेवल पर अपना एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है, एंड दैट्स रियली ए प्राइड एंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ऑफ आसाम। तो अगर हम ग्रीन मोबिलिटी जोन के रूप में डेवलप करें, चाहे माजुली आइलैंड की बात करें जो अपना कल्चरल और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रखता है, या काजीरंगा की बात करें, मानस की बात करें, तो इन रीजन्स में अगर इलेक्ट्रिक सफारी व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए तो ना सिर्फ नॉइज रिडक्शन होगा, एयर पॉल्यूशन भी कम होगा। हाँ, ध्यान ये रखना होगा कि जब इलेक्ट्रिक सफारी व्हीकल्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो पहले से जो लोग जिप्सी चला रहे हैं, आप काजीरंगा या मानस गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जिप्सी वहाँ पर चलती है, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट को नुकसान नहीं पहुँचे, सस्टेनेबली वो शिफ्ट कर सके ई व्हीकल्स पे, ये ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एज एनी हब, कि हम नॉर्थ ईस्ट को, नॉट ओनली आसाम बल्कि हम नॉर्थ ईस्ट को स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग के लिए कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं ई व्हीकल्स अडॉप्ट करके। तो भूटान, बांग्लादेश और बाकी आसियान नेशंस जो हैं, कहीं ना कहीं ये इंडिया पे डिपेंडेंट होते हैं, या इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वो एक गेटवे है जो हमें इन नेशंस के साथ अपनी रिलेशंस स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन टैप दैट एज वेल, हम उसको भी टैप कर सकते हैं। तो ये हमारा सिग्निफिकेंस हो गया। अब सिग्निफिकेंस के बाद हम किस चीज़ पर आएंगे, चैलेंजेस पर आते हैं। तो हम चैलेंजेस की अगर बात करें, अगर हम चैलेंजेस की बात करें, अच्छा आज अगर थोड़ी आवाज़ कम लगेगी तो तुम लोग एडजस्ट कर लेना, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पा रहा हूँ मैं दर्द की वजह से, बट आई एम ट्राइंग कि आवाज़ प्रॉपर पहुँचे। थोड़ा आप अपने डिवाइस का वॉल्यूम अप करके सुन लीजिएगा, है ना। हम चैलेंजेस की अगर बात करते हैं तो चैलेंजेस में पुअर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जब भी किसी भी न्यू डेवलपमेंट की बात होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेज आता है। यहाँ पे हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आसाम 27th पोजीशन होल्ड करता है। इट मींस इसको इंप्रूव करने की काफ़ी ज़रूरत है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। लेस देन 50 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन आर ऑपरेशनल इन गुवाहाटी। मिड 2024 को जब देखा गया, मिड 2024 का ये डाटा है, अभी मिड 2025 तक थोड़ा इंप्रूव हुआ होगा, तो 50 से भी कम चार्जिंग स्टेशन है। तो इतने बड़े रीजन को, सिर्फ हम गुवाहाटी की बात कर रहे हैं, बाकी अब हम गुवाहाटी से निकले, गुवाहाटी से अगर सपोज शिवसागर जा रहे हैं, डिब्रूगढ़ जा रहे हैं, तो रास्ते में कितनी चार्जिंग फैसिलिटी है, ये नंबर्स काफ़ी कम होते हैं। तो अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा देन ऑब्वियसली पीपल वुड फेस चैलेंजेस इन यूजिंग ई व्हीकल्स। हाई अपफ्रंट कॉस्ट होना, अपफ्रंट कॉस्ट भी जो है वो भी काफ़ी हाई होता है, दैट इज अनदर चैलेंज। ये एक अनदर चैलेंज है। लिथियम आयन बैटरीज में 30 to 40% ईवी कॉस्ट होता है, जिसके वजह से जो हमारे जैसे सपोज रिक्शा ड्राइवर्स हैं या ऑटो ड्राइवर्स हैं, दे हेजिटेट, है ना, कि हम इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 2 से 3 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, 2 से 3 लाख ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे अपने पेट्रोल काउंटर पार्ट, मतलब अपने पेट्रोल ऑटो के कंपैरिजन में। तो ये एक चैलेंज हो गया। देन पॉलिसी इशू इज अनदर चैलेंज, कि हमारे पास इंटेंशन तो होता है, हमारे पास इंटेंशन है कि हम ई व्हीकल को अडॉप्ट करेंगे, हमने ई व्हीकल पॉलिसी भी बताई, बट उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होता है। वी डू नॉट इन्वेस्ट दैट मच विच इज़ रिक्वायर्ड इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में हम कम इन्वेस्ट करते हैं। आसाम स्टैंड्स 29th इन ईवी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अनदर यहाँ पे हमें फिर से इंप्रूव करने की जरूरत है कि हम ईवी रिसर्च में 29 से 9th और 2nd और 1st तक पहुँच सके, राइट। कोऑर्डिनेशन गैप अमंग डिपार्टमेंट्स, ये कोऑर्डिनेशन गैप अमंग डिपार्टमेंट्स को आप पॉलिसी इशू के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, कि वही इंटेंशन है, एक डिपार्टमेंट ने पॉलिसी बनाया, दूसरा डिपार्टमेंट उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है। तुम लोग भी सिविल सर्विसेज में जाओगे, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको इस चीज़ का मिलेगा। सो दीज आर द एग्जिस्टिंग चैलेंजेस, जिसके वजह से ईवी एडॉप्शन थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। बट हमेशा की तरह हमारे पास वे फॉरवर्ड है। वे फॉरवर्ड से जाने से पहले थोड़ा हम आसाम की ई व्हीकल पॉलिसी की बात कर लेते हैं। तो आसाम की ई व्हीकल पॉलिसी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना बाय मेकिंग 25% ऑफ ऑल न्यू व्हीकल्स
एज ईवी बाय 2026 कि 2026 तक 25% जो न्यू व्हीकल्स होंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, ऐसा टारगेट रखा गया है। साथ ही साथ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा रोबस्ट करना, स्किल वर्कफोर्स बढ़ाना, R&D करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स मेन रखे गए थे आसाम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2021 का। इसे आप प्रीलिम्स के लिए भी ध्यान रखिएगा, मेंस के लिए तो यहाँ से पॉइंटर्स उठा ही सकते हो। टारगेट वाइज जैसे टारगेट की बात करें तो 2 लाख ईवीज इन 5 ईयर, ये एक टारगेट रखा गया। 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस इलेक्ट्रिक बाय 2030। असम में अभी कई ग्रीन बसेस चल रहे हैं, हालांकि उसको लेकर भी पब्लिक के अपने अपने कंसर्न रहते हैं, कुछ प्रैक्टिकल कंसर्न्स हैं, कुछ पॉलिटिकल कंसर्न्स भी हैं, ये भी है। पोस्ट 2025 ओनली ईवी परचेजेज हो गवर्नमेंट व्हीकल का, ये भी एक टारगेट रखा गया। फेज आउट ऑल फॉसिल फ्यूल कॉमर्शियल फ्लीट्स इन सिटीज बाय 2030। तो ये सब एम्बिशियस टारगेट्स रखे गए हैं, है ना। रिवाइज दिस टारगेट्स फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए ना एमसीक्यू बनाने में ये टारगेट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मेंस में पॉइंटर लिखने के लिए भी आप इसमें से 4 के 4 नहीं बट 1-2 पॉइंटर लिखकर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की उसी ईवी पॉलिसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की बात की गई। कैपिटल सब्सिडी देना, 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जम्पशन देना, पेट्रोल पंप्स को भी सपोर्ट करना कि वो ईवी चार्ज कर सके, है ना। फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देने की बात कर रही है। इवन फी वेवर में आपको 100% फी वेवर मिलेगा। पार्किंग फी की अगर बात करें तो 100% फी वेवर की पार्किंग के लिए 5 साल तक कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। टोल पे रिबेट भी 50% तक टोल रिबेट 5 साल तक देने की बात हो रही है। तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट की ईवी पॉलिसी का पार्ट है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट ई व्हीकल्स को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आसाम में प्रमोट करने की बात करती है। नाउ इन सब के बेसिस पर हम एक वे फॉरवर्ड डेवलप कर सकते हैं एज पर द पॉलिसीज। और जो चैलेंजेस हमने देखा कि हमें पॉलिसी एंड गवर्नेंस जो है उसमें बेटर कोऑर्डिनेशंस की रिक्वायरमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन करने की जरूरत है, इसके लिए हमें R&D बढ़ाना है। और साथ ही साथ हमारा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रा होता है, उस एग्जिस्टिंग इंफ्रा को और ज़्यादा रोबस्ट करने की कोशिश करनी है हमें, ठीक है। एंड साथ ही साथ अफोर्डेबिलिटी एंड फाइनेंसिंग पे भी ध्यान देना है। तो इसके लिए आप गवर्नमेंट की ये जो यहाँ पे सब्सिडीज़ हैं, चाहे वो सब्सिडीज़ खरीदने के लिए हो या टोल रिबेट देने की बात हो, पार्किंग फ़ी की बात हो, ये सारे आप अफोर्डेबल एंड फाइनेंसिंग मेजर्स वाले पॉइंट में ऐड कर सकते हो वे फॉरवर्ड लिखने के टाइम में। नाउ उसके बेसिस पर आपके लिए कंक्लूजन के साथ एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये कंक्लूजन भी मैं इसलिए अटैच कर देता हूँ कि अगर क्वेश्चन जैसा मैंने मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, हम आपके लिए जिस तरह से क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ये ध्यान में रखकर बना रहे हैं एज पर द लास्ट ट्रेंड्स। अगर उसमें थोड़ा चेंज भी हुआ और डायरेक्ट कंक्लूजन लिखने की भी बात आई, अब यहाँ पे 250 वर्ड्स में मैंने क्वेश्चन दिया है, 150 वर्ड में भी आया तो भी आप कंक्लूजन लिखकर अपना आंसर लिख सकते हो, इसलिए ये हिंट के फॉर्म में कंक्लूजन में दे देता हूँ। ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपने अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टैरिफ, ट्रेड वॉर्स एंड आसाम। अमेरिका के साथ जो ऑन गोइंग एक टाइप का ट्रेड वॉर चल रहा है ना, इसे ट्रेड वॉर कुछ इकोनॉमिस्ट, कुछ स्ट्रेटजिस्ट बुलाते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रम्प चाचा थोड़े भन्नाए हुए हैं। शायद हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ड्यूरेशन में अमेरिका के भी दुखती रग पे हाथ रख दिया ऑपरेशन सिंदूर में, तो थोड़ा भन्ना गया है ट्रम्प चाचा। ठीक है, लाइन पर आ जाएगा ये। अभी अब टैरिफ की बात करें तो टैरिफ एक जियोपॉलिटिकल टूल के रूप में डेवलप हो रहा है। जैसा रिसेंटली अभी 50% टैरिफ अमेरिका ने इंडिया पर लगाने की बात की है। पहले 25% लगाया और फिर नेक्स्ट 25% जो कि अगस्त 27 से स्टार्ट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ। ऐसे टैरिफ्स, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने तुमको दिया कि जो प्रोटेक्शनलिज्म है वो राइज पर है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ नॉन टैरिफ मेजर्स भी डिस्कस किए हैं ना, नॉन टैरिफ मेजर्स आसाम प्रहरी के ही सेशंस में हमने नॉन टैरिफ मेजर्स ऑन आसाम टी इसको डिस्कस किया है कि किस तरह से यूरोप में आसाम के टी के ऊपर नॉन टैरिफ मेजर्स लगाए गए। तो टैरिफ या नॉन टैरिफ मेजर्स जो हैं ये प्रोटेक्शनिज्म को दिखाते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये क्या करता है, ग्रीन टैरिफ लगाता है, जिससे कि स्टील, सीमेंट, बाकी इंडस्ट्रीज अफेक्ट होती हैं ग्लोबली, नॉट ओनली इंडिया। यूएसए अभी इंडिया को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। सो ये इसका कॉन्टेक्स्ट हो गया। ओके, नाउ थोड़ा सा ब्रीफली हम टैरिफ समझ लेते हैं। अगर आपने अभी इकोनॉमिक्स के क्लासेस नहीं किए हैं और टैरिफ वर्ड आपको समझ में नहीं आता है तो वो देख लें। तो टैरिफ को सिंपली हम, बाकी प्रशांत सर आपको क्लासेस में टैरिफ के बारे में बताएंगे।
टैरिफ की हम बात करें तो टैरिफ इज एक्चुअली अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड बाय अ गवर्नमेंट ऑन इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स पे गवर्नमेंट जो टैक्स इम्पोज करती है उसी को हम टैरिफ बुलाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा किया जाता है, गवर्नमेंट ये बोलती है, हालांकि इसके पीछे कई रीजंस होते हैं, कि हम भाई डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और बाकी फॉरेन नेशंस के साथ जिनके साथ हमारे पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज अलाइन नहीं हो रहे हैं या उनके एक्सपोर्ट की वजह से जो पर्टिकुलर किसी नेशन में आ रहा है उनका डोमेस्टिक इंडस्ट्री को काफ़ी चैलेंज मिल रहा है, दैट्स वाई हम टैरिफ आने वाले इंपोर्ट पर या किसी दूसरे देश के एक्सपोर्ट पर इम्पोज करते हैं। अमेरिका अभी क्या बहाना दे रहा है कि रसिया के साथ सिंस अमेरिका के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, अभी पुतिन साहब के साथ ट्रंप और रसिया के जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनकी जो मीटिंग हुई अलास्का में, वहाँ पर भी ट्रंप ऊपर से B-2 बॉम्बर्स उड़ा रहे हैं। ये सब भौंदा मजाक है ना, भद्दा मजाक है ये कि आप अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो। शक्ति का प्रदर्शन अलग से करने की जरूरत नहीं होती है, शक्ति जिसके अंदर है वो उसे होल्ड करता है। खैर, तो यूएसए क्या बोल रहा है कि सिंस इंडिया रसिया से ऑयल्स परचेज कर रहा है या बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे काफ़ी डिपेंडेंट रहता है, दैट्स वाई हम उन पे टैरिफ मेजर्स लगा रहे हैं। तो अलग अलग रीजन्स दिए जाते हैं ऐसे। आसाम के लिए टैरिफ का रेलेवेंस क्या है? तो टी, ऑयल, नेचुरल गैस, साथ ही साथ जैसे हम टेक्सटाइल्स की बात करें तो ये एक अच्छा खासा मार्केट अमेरिका और यूरोप भी है आसाम के टी, ऑयल, नेचुरल गैस एंड टी गारमेंट्स इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। सो इट कैन हैव सम इम्पैक्ट पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली बोथ। ओके, आगे बढ़ने से पहले हम जरा ट्रेंड ऑफ टैरिफ वेपनाइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि पूरे ओवरऑल ग्लोबल वर्ल्ड में, ग्लोबली इकोनॉमी में क्या ट्रेंड चल रहा है टैरिफ वेपनाइजेशन का। टैरिफ वेपनाइजेशन जो है इसको रिवार्ड एंड पनिश मैकेनिज्म के रूप में देखा जाता है। जैसे आसियान नेशंस ने जब टैरिफ कट किया तो हमने सोचा कि हमारे आसियान नेशंस के साथ ट्रेड बूस्ट होंगे, लेकिन रिटेलिएशन में यूरोपियन यूनियन का जो टैरिफ है वो नॉन मेंबर्स जैसे इंडिया को इंपैक्ट कर सकता है। सेक्टर्स विच वुड बियर द बर्ंट ऑफ 50% टैरिफ, अगर हम आगे बात करें, आगे हम डिफरेंट सेक्टर्स को देखने वाले हैं, तो हमारा टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, श्रिम्प, लेदर, केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल, ये जो सेक्टर्स हैं नॉट ओनली इन असम बल्कि ओवरऑल इंडिया में, इनके ऊपर टैरिफ जो अभी मेजर्स लगाए जा रहे हैं एज अ वेपनाइजेशन टूल बाय यूएसए, ये इंडस्ट्रीज इस तरह से अफेक्ट हो सकती हैं जिनका अच्छा खासा रोल यूएसए या यूरोपियन मार्केट्स में होता है। ओके, अब हम आसाम स्पेसिफिक बात करते हैं कि आसाम के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं या क्या चैलेंजेज हैं आसाम के लिए टैरिफ को लेकर। जो टैरिफ अभी यूएसए लगा रहा है इंडिया पर, तो आसाम के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेज हैं। पहले अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटी, देन आवर ties with Vietnam and Bangladesh, which we are trying to improve day by day, could open lower tariff routes especially for tea exports. आसाम के टी की जो डिमांड है वो ना सिर्फ यूरोप अमेरिका में बल्कि इन नेशंस में भी, साउथ ईस्ट एशिया वाले नेशंस में भी काफ़ी अच्छी है। सो दैट्स वाई वी कैन ओपन न्यू मार्केट्स, हम वहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट कर सकते हैं। आसाम की जो टी इंडस्ट्री है इवन अफ्रीका में और वेस्ट एशिया में भी नई अपॉर्चुनिटीज़, नई ऑल्टरनेटिव्स तलाश कर सकती है। द हैंडलूम इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चाहे वो हैंडलूम का हो या पावर लूम का हो या बैम्बू इंडस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स है, इट कैन ऑल्सो फाइंड न्यू इको फ्रेंडली एक्सपोर्ट्स इन अफ्रीकन नेशंस, वेस्ट एशिया नेशंस, साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। बट साथ ही साथ चैलेंजेस भी हैं कि हम ट्रेड टेंशंस हमारा चाइना के साथ भी चलता रहता है। सो इवन चाइना, जैसे चाइना ने अभी क्या है, चाइना हैज़ यूज टैरिफ हाइक्स अगेन ऑस्ट्रेलिया। वी आर ट्राइंग कि हम चाइना के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करें, बट अगर हमारे चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे उतरे नहीं हो पाते हैं तो हमें दो तरफा मार झेलनी पड़ सकती है। दूसरा क्या, रिलायंस ओवर ट्रेडिशनल मार्केट्स। हम बिल्कुल अफ्रीका में और वेस्ट एशिया में अपने नए ऑल्टरनेटिव्स तलाशेंगे, लेकिन हमारा मेन डिपेंडेंस यूएसए और यूरोपियन मार्केट पे होता है, इवन आसाम की टी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का भी। सो जब तक हम न्यू मार्केट तलाशें तब तक के लिए हो सकता है टेम्पररी पीरियड के लिए वी हैव टू फेस सम बम्प्स, वी हैव टू फेस, थोड़ा बम्प हमें फेस करना पड़ सकता है, मतलब हमें थोड़ा चैलेंज फेस करना पड़ सकता है, थोड़ी रुकावट टेम्पररी पीरियड के लिए फेस करनी पड़ सकती है। स्पेसिफिकली हम बात करें कि आसाम की किस इंडस्ट्री को कितना इम्पैक्ट होगा, तो सबसे पहले टी इंडस्ट्री से बात करते हैं जो कि 1 मिलियन प्लस जॉब देता है। सो इफ़ द टी इंडस्ट्री वुड बी हिट देन ये लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट ला सकता है, इसलिए ऑल्टरनेटिव जल्द से जल्दी बनाने की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस भी टी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ने अभी रिसेंटली केनिया और मलावी जैसे प्लेसेस के लिए टी टैरिफ जो हैं वो कम किए हैं।
तो अगर केनिया मलावी से टी यूके एक्सपोर्ट होंगे, यूनाइटेड किंगडम लंदन अगर टी एक्सपोर्ट हो रहा है केनिया से, तो जो असम का जो टी है उसको एक नया चैलेंज ये फेस करना पड़ेगा। ऑलरेडी नॉन टैरिफ मेजर्स यूरोप में लगे हुए हैं, अभी यूके फिर क्या करेगा, केनिया और मलावी टी को लोअर टैरिफ मेजर्स का हेल्प देगा, तो असम की टी को वहाँ पे अपने चीपर ऑल्टरनेटिव से कम्पीट करने में दिक्कत होगी। दूसरा है स्ट्रेटजिक एंड डिप्लोमेटिक लेवरेज लेने की बात करें तो यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन इन टैरिफ नेगोशिएशंस वुड हेल्प असमीज टी, स्पेशली आसाम्स ऑर्थोडॉक्स टी जिसका कि अच्छा डिमांड है। अगर हम जापानीज मार्केट की बात करें तो अगर हम इन सेक्टर्स में नए नए ऑल्टरनेटिव्स तलाशें, जापान की बात करें, इवन सपोज दैट वी ट्राई टू मेक गुड रिलेशंस विथ यूके, हालांकि उसके अभी थोड़े कम चांसेस हैं, या फिर बाकी नेशंस के साथ जहाँ पे आसाम के टी का, ऑर्थोडॉक्स टी कहने का मतलब द ओरिजिनल टी, द ऑर्गेनिक टी विच इज़ इन डिमांड इन दीज नेशंस। यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराना मत समझना, ठीक है। तो अगर हम लोग डिप्लोमेटिक रास्ते से नए ऑल्टरनेटिव मार्केट तलाशें तो हो सकता है ये जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सके। ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए भी एक अच्छा खासा चैलेंज क्रिएट हो सकता है, लुकिंग टुवर्ड्स द चाइना एंगल को देखते हुए। हॉर्टिकल्चर एंड बैम्बू एक्सपोर्ट्स की बात करें तो आसाम का जो ऑर्गेनिक पाइनएप्पल है, जो कि लगभग जिसके 15% यील्ड 2025 में बढ़ा है, हम ये कर सकते हैं कि हम यूरोपियन यूनियन नेशंस के साथ अगर अपने डिप्लोमेटिक एंगल्स ओपन करें, हम जो पाइनएप्पल का प्रोडक्शन हो रहा है आसाम में, ऑर्गेनिक पाइनएप्पल का प्रोडक्शंस, अगर हम उसे EU स्टैंडर्ड्स में मैच कर पाते हैं तो एक अच्छा खासा मार्केट हम आसाम के पाइनएप्पल्स को यूरोपियन यूनियन में या बाकी यूरोपियन यूनियन के नेशंस या यूरोपियन नेशंस में सेल करके इस मार्केट को, हॉर्टिकल्चर वाले मार्केट को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, हम ओवरऑल सिग्निफिकेंस पर आते हैं कि ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या होगा। ओवरऑल सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जो टैरिफ शिफ्ट है वो डायरेक्टली रूरल लाइवलीहुड को इम्पैक्ट कर सकता है। जस्ट अ मिनट। जो हमारा रूरल लाइवलीहुड है, चाहे हम दिग्बोई की बात करें, नुमालीगढ़ रिफाइनरी की बात करें, या फिर हम टी गार्डन वर्कर्स की बात करें, इनके ऊपर ना डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो दैट्स वाई द इकोनॉमिक सिक्योरिटी स्पेशली फॉर द रूरल पीपल इज अ कंसर्न। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी, बार बार हम टी सेक्टर एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू इम्पैक्ट, जीएसटी कलेक्शन, अगर हमारा एक्सपोर्ट अफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली जीएसटी कलेक्शन पर भी असर पड़ सकता है, ओवरऑल प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। स्ट्रेटजिक लिवरेज डिप्लोमेसी में लेने की बात करें तो इसके लिए ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ असम को बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़रूरत है कि वो डिप्लोमेटिक एंगल्स नए ओपन करे ताकि इन इम्पैक्ट से डील किया जा सके। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स जल्द से जल्द करने की ज़रूरत है। एंड रीजनल डेवलपमेंट कि हम एशिया में ही जापानीज मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकें, ये ओवरऑल सिग्निफिकेंस होगा। स्ट्रेटजिक वे फॉरवर्ड्स, उन्हीं पॉइंट को यूज़ करके हम बना सकते हैं कि हम अपने न्यू मार्केट्स तलाशेंगे जापान में, मिडिल ईस्ट नेशंस में, अफ्रीकन यूनियन नेशंस में। इनके साथ हमारी रिलेशंस भी अभी अच्छे हालात पर हैं, सो वी कैन फाइंड न्यू फ्रेंड्स, न्यू इकोनॉमिक पार्टनर्स हेयर। हम ऑर्थोडॉक्स टी, ऑर्गेनिक टी की प्रीमियम पैकेजिंग करके या फिर उनके क्वालिटी कंटेंट्स को इम्प्रूव करके भी जो हमें यूरोपियन या अमेरिकन चैलेंजेस मिल रहे हैं उनसे डील कर सकते हैं। ग्रीन कॉम्प्लायंस मेजर्स को अच्छे से फुलफिल करके, एंड साथ ही साथ सब नेशनल ट्रेड डिप्लोमेसी, चाहे वो दुबई एक्सपो हो या फिर आसियान ट्रेड फेयर्स हो, इसके थ्रू भी हम आसाम की डिफरेंट कमोडिटी, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो या टी हो या बैम्बो इंडस्ट्री हो या गारमेंट इंडस्ट्री हो, इनमें जो भी इम्पैक्ट पड़ सकता है उस इम्पैक्ट को कम किया जा सकेगा। नाउ इसके बेसिस पर आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चंस है जो कि हमने यूएसए टैरिफ का क्या इम्पैक्ट है, किस तरह से इस इम्पैक्ट के दोनों पहलू हैं, एक चैलेंज है और एक दूसरा सिग्निफिकेंस है, उसको देखकर ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ डिब्रूगढ़ इन शेपिंग जर्नलिज्म इन आसाम, कि डिब्रूगढ़ ने किस तरह से इवन प्री इंडिपेंडेंट इरा से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा तक किस तरह से आसाम को जर्नलिज्म के क्षेत्र में एक डायरेक्शन प्रोवाइड किया, उसकी हम बात करते हैं। सो वी कैन स्टार्ट लाइक दिस दैट लॉन्ग बिफोर गुवाहाटी, कामरूप गुवाहाटी के नॉर्थ ईस्ट इंडियन मीडिया हब डेवलप होने से पहले डिब्रूगढ़ वाज वन ऑफ द फाउंडिंग स्टोन। एक हम फाउंडेशन स्टोन की बात कर सकते हैं, एक लीडिंग लाइट की बात कर सकते हैं।
जो एसएमएस मॉडर्न जर्नलिज्म को नई डायरेक्शन दिखा रहा था, बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज इन एसएमएस प्रेस, ठीक है, और 19th सेंचुरी से ही, जिसकी लेगेसी अरुणोदय जैसे मैगजीन से स्टार्ट होती है। अरुणोदय जिसने सच में एसएमएस जर्नलिज्म के उदय का काम किया। द लेगेसी कैन बी ड्रॉन फ्रॉम शिव सागर। अभी रिसेंटली मेरे शिव सागर विजिट से आई रियली लाइक्ड दिस प्लेस एंड रियली एडमायर्ड, स्पेशली जो पीस है। जब हम शहर में रहते हैं ना, तो पूरे सुबह से लेकर रात तक ये जो शोर मचा रहता है, पॉल्यूशन जो होता है, वो शिव सागर में बहुत कम देखने को मिला। स्पेशली शिव डोल वाला जो रीजन है, भगवान शिव का आशीर्वाद भी है और साथ ही साथ बड़े अच्छे से पॉन्ड्स बने हुए हैं, तो वो प्लेस काफ़ी अच्छा लगा। आई वुड रियली विश कि कभी शिव सागर में थोड़ा और रहने का मौका मिले। चलिए खैर, फिलहाल अभी यहाँ आते हैं। तो अरुणोदय जिसकी शुरुआत शिव सागर से हो रही है और डिब्रूगढ़, इन्होंने हमेशा से एसएमएच असम में जर्नलिज्म को एक नया डायरेक्शन, एक फाउंडेशन दिखाने का काम किया। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स के लिए दीप्ति, आसाम बांधव, जोगोर पथोत, रौनौर बातोरी, ऐसे जैसे ये एसएमएस लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स, साथ ही साथ कई वीकली न्यूज़पेपर्स जो काफ़ी पहले 1919 में, जब इंडिया में एक बड़ा डिबेट चल रहा था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जैसे चंद्र कुमार अग्रवाला जी लीड कर रहे हैं, राइट, या बाकी वर्नाकुलर लैंग्वेजेज हो, इवन आसाम ट्रिब्यून जो कि 1939 से एक वीकली के फॉर्म में जब डिब्रूगढ़ से स्टार्ट हुआ था। राधा गोविंद बरुआ जी के बारे में, आरजी बरुआ जी के बारे में पहले भी आसाम प्रहरी के जुलाई 20 में मैंने डिटेल में कवर किया है। ये जो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये आसाम प्रहरी जुलाई 20 का एडिशन है, जहाँ पे आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न आसाम श्री सिंह पुरुष राधा गोविंद बरुआ जी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस करा था। तो आप इसको जुलाई 20 का एडिशन को फिर से रेफर कर सकते हो। तो इन्होंने जिस तरह से डिब्रूगढ़ से आसाम ट्रिब्यून की शुरुआत की, बाद में फिर उसका सेंटर गुवाहाटी बनता है। सो वी कैन से इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम बता सकते हैं कि डिब्रूगढ़ शिव सागर हमेशा से ना सिर्फ एसएमएस लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स, एसएमएस लैंग्वेज वीकली जर्नल्स के लिए, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिकेशंस के लिए भी एक लीडिंग लाइट, एक लीडिंग सेंटर के रूप में रहा। साथ ही साथ द टाइम्स ऑफ आसाम जैसा न्यूज़पेपर जो कि 19th सेंचुरी 1895 से एग्जिस्टेंस में रहा। ईस्टर्न हेराल्ड हो गया, ठीक है, सिटीजन, द सिटीजन विच वॉज एडिटेड बाय कालीनाथ राय, जो कि 5 साल के लिए अच्छे सक्सेसफुली चला। इट इन्फ्लुएंस्ड द एसएमएस एलिट सोसाइटी एज वेल एज, जब हम एसएमएस लैंग्वेज जर्नलिज्म की बात करते हैं तो रूरल सोसाइटी, इन सब सोसाइटी पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। जो इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिकेशन है वो ज़्यादा एलिट सेक्शंस के लिए या ज़्यादा इंटेलेक्चुअल सेक्शंस के लिए, जिनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन पॉसिबल था। और जो एसएमएस लैंग्वेज में, अखोमिया लैंग्वेज में जो जर्नलिज्म, जो न्यूज़पेपर्स आते थे, वो रूरल पॉपुलेशंस के लिए इम्पैक्टफुल रहता था। अब हम जरा कल्चरल एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, दैट ओवरऑल कल्चरल एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या रहा प्रेस का। अलग अलग हेडिंग में डिवाइड करें तो नेशनलिस्ट प्लेटफॉर्म के रूप में इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के ड्यूरेशन में भी डिब्रूगढ़ से निकलने वाले अखोमिया 1919 में जिसकी शुरुआत होती है, या आसाम ट्रिब्यून 1939 से, दे प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म not only for developing the narratives for the issues of Assam, but as well as the national platform, जो नेशनल लेवल पर, चाहे 1939 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत आगे जाकर होगी, वर्ल्ड वॉर 2 के ड्यूरेशन में, या वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अखोमिया न्यूज़पेपर जो डिब्रूगढ़ से निकल रहा है, तो नेशनल लेवल पे जो भी इश्यूज होते थे उसको आसाम में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, वो पब्लिक ओपिनियन डेवलप करने में नेशनलिस्ट प्लेटफॉर्म के रूप में इन न्यूज़पेपर्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वर्नाकुलर लैंग्वेज की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना, स्पेशली ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, जब बंगाली लैंग्वेज या बांग्ला लैंग्वेज को इम्पोज किया जा रहा था, या आसाम मूवमेंट की हम बात करें, जब दैनिक आसाम ने इलीगल इमिग्रेंट्स के को रोकने के लिए, इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए दैनिक आसाम ने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जिससे पब्लिक ओपिनियन डेवलप होता है, एंड इवन इट हेल्प्ड इन द आसाम एकॉर्ड, इन द डेवलपमेंट ऑफ आसाम एकॉर्ड। तो इस तरह से जो एसएमएस लैंग्वेज की आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व करना, उसको प्रमोट करने में भी हेल्प करता है। कल्चरल रिवाइवल में भी हेल्प किया इन न्यूज़पेपर्स में, जैसे आसाम बिलासनी 1871 से जिसका पब्लिकेशन है वो माजुली में लिटरेरी ग्रोथ, माजुली जिसका सिर्फ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है बल्कि इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के साथ साथ कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। तो यहाँ पे इस कल्चर को बचाए रखने के लिए, स्पेशली यूरोपियन डोमिनेंस से, यूरोपियन डोमिनेंस जो कि इंडियन कल्चर को हर जगह हार्म करने की कोशिश करता है, अभी भी कर रहा है, उससे बचाए रखने के लिए माजुली में भी आसाम बिलासनी ने एक अच्छा खासा रोल प्ले किया है। साथ ही साथ अरुणोदय ने, जो कि शिवसागर से निकल रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स देके हम इन पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रेस का ये सिग्निफिकेंस रहा।
दूसरा, हम पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात करें तो पॉलिटिकल अवेयरनेस प्री इंडिपेंडेंट एरा में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो एग्जांपल्स हमने लिखा, और प्रेजेंट भी कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट को ये याद दिलाने के लिए जो मीडिया है, इट आल्सो एक्ट्स एज अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. सो दोज न्यूज़पेपर्स, दोज मीडिया हाउसेस हु आर रियली प्लेइंग दिस रोल, दे आर इंपॉर्टेंट, राइट. प्रेस फ्रीडम को मेंटेन रखने के लिए और प्रेस को जनता की आवाज़ बनाने के लिए, ना कि वो गवर्नमेंट का एक बस क्या बोल सकते हैं उसे, गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं बन जाए कि गवर्नमेंट बस उसे कैंपेन मैनेज के लिए यूज़ ना करे, कैंपेन मैनेजर के लिए मीडिया को यूज़ ना करे. तो अगर सच में मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा है, देन पॉलिटिकल अवेयरनेस वाला भी काम करते हैं. इंटेलेक्चुअल नेटवर्किंग का काम करना, अरुणोदय का आप अगेन एग्जांपल दे सकते हो. अरुणोदय जिसमें कई अमेरिकन मिशनरीज ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इवन देयर कंट्रीब्यूशन इज रिमार्केबल. दे इंट्रोड्यूस साइंटिफिक नॉलेज एंड स्पार्क्ड इंटेलेक्चुअल डिस्कशन ऑन मॉडर्नाइजेशन. कि जब अरुणोदय 1846 से पब्लिश हो रहा है, जिसमें कई अमेरिकन मिशनरीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो शिव सागर में लोगों के बीच में साइंटिफिक डिबेट को, या अमेरिका में तभी, अब हमारे यहाँ 19th सेंचुरी में क्या था, हम मॉडर्न डेमोक्रेटिक राइट्स को धीरे धीरे सीख रहे थे, बट अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो चुका था. तो वो इंटेलेक्चुअल नेटवर्किंग, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करने में भी कंट्रीब्यूशन है. कम्युनिटी लीडरशिप, यहाँ पे हम टाइम्स ऑफ असम की बात कर रहे थे कि किस तरह से टाइम्स ऑफ असम 1895 में टी गार्डन वर्कर्स के राइट को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है. तो जो सोशल इश्यूज थे टी गार्डन वर्कर्स के बीच में हो या पर्टिकुलर किसी और कम्युनिटी के बीच में हो, वहाँ पर भी टाइम्स ऑफ असम या इनके जैसे बाकी न्यूज़पेपर्स हेल्प कर रहे हैं. सो हर फील्ड में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है प्रेस ने, right, and that legacy is being continued today not only from Dibrugarh but from Guwahati and other places of Assam as well. और ये जरूरी है डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये वाला 150 वर्ड्स में, मतलब आपको 2 पेज में लिखने हैं, और 250 वर्ड्स वाले जो भी क्वेश्चंस देता हूं ना मैं, तो 250 वर्ड वाले क्वेश्चंस के लिए देखो आपको करना क्या है. 150 वर्ड वाले क्वेश्चंस के लिए तो आपके पास ऑलरेडी 2 पेजेस मिलेंगे ही, है ना, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड है. बट 250 वर्ड्स के लिए आपके साथ, सिंस एपीएससी आपसे थोड़ा ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए आपको 3 पेज के अलावा चौथा पेज भी देता है लिखने के लिए. तो आपने यूपीएससी में आपको 3 पेज मिलेंगे, बट आप प्रैक्टिस करो कि आप चौथा पेज में भी लिखो, है ना, इसको पूरा ब्लैंक छोड़कर मत आओ. तो ये अभी से प्रैक्टिस करिए, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, होगा. और ये चीज़ ना मैं आप गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उन स्टूडेंट्स को जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और लिखकर आंसर दिखा रहे हैं, वो खुद उनके आंसर में इंप्रूवमेंट हुआ है. जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं और रेगुलर लिखने से उनके आंसर में इंप्रूवमेंट हुआ है, तुम कमेंट सेक्शन में करके बताना कि इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है ना. यू आर द विटनेस ऑफ दिस चेंज. तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर. आप सोचो कि आप कंटिन्यूअस 1 ईयर तक इस तरह से करंट बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपका आंसर राइटिंग स्किल्स कितना इनहेंस हो जाएगा. ठीक है, सो सिंसियरली इसे कीजिए. ये रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन, जैसा मैंने बताया था आपको, ये रीड एंड रिफ्लेक्ट को भी सिंसियरली लेना है गाइज, पढ़ने की हैबिट डालिए आप, है ना. अब ये प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज के आपके लिए, ये पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन रहा, जिसका आंसर आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताओगे. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, ये पूरा पीडीएफ कमेंट सेक्शन में आपके साथ अटैच रहेगा. कंपाइलेशन भी टेलीग्राम चैनल पे है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. 4th प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड द 5th प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन. ठीक है, आज के सेशन के लिए बस इतना ही कर पाया मैं. ठीक है, आई विल ट्राई कि इस वीक बस ये दांत से जो जंग है, ये जंग जल्द ख़त्म हो, और आपके लिए जो बचा हुआ जो और 2-3 टॉपिक है वो मैं मिड वीक में ही कवर कर लूँ. ओके, सो टेक गुड केयर. एक बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है कि आज जन्माष्टमी भी शुरू हो रही है, तो आप सबको जन्माष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं. भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने हर रोल में एक माँ, आज भी हर माँ अपने बच्चे को, अपने बेटे बेटी दोनों को कृष्ण के नाम से बुलाती है. तो जिन्होंने बच्चे से लेकर जब वो यौवन अवस्था में पहुँचते हैं तो उनकी रासलीला के चर्चे आज भी हैं. और फिर जब वो आगे प्रौढ़ अवस्था में पहुँचते हैं तो भगवत गीता के रूप में उन्होंने जो संदेश दिया है, वो शायद ही कभी आगे ना भूतो ना भविष्यति, वैसा ना तो पहले कभी दिया गया होगा, शायद वैसा संदेश ना आगे दिया जा सकेगा. तो उन भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि वो भगवान श्री कृष्ण हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आप सब पर. हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी ज़िंदगी में जो जद्दोजहद चलती है, जो लड़ाई चलती है, उसको लड़ने का साहस दें, आशीर्वाद बनाए रखें, यही कामना है. हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू. टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, है ना, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और सिंसियरली पढ़ाई करते जाइए. ओके, सो वी विल मीट
इन नेक्स्ट सेशन। जल्दी हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, प्री सिक्योर के भी और आसाम प्रहरी के सेशन में। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।